नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इस पूरे अध्याय में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस पूरे अध्याय में सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये विनिर्माण उद्योग होते क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। फिर हमें यह समझना है कि इन विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है, इनके कौन कौन से अलग अलग लाभ है। फिर हमें यह समझना है कि हम इन विनिर्माण उद्योगों को किन अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर हमें कुछ महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बात करनी है। कृषि आधारित उद्योगों में हमें मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, जूट या पटसन उद्योग और चीनी उद्योग के बारे में बात करनी है। और खनिज आधारित उद्योगों में हमें मुख्य रूप से जो लौह इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग है, रासायनिक तथा उर्वरक उद्योग है, और साथ ही हमें मोटर गाड़ी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में बात करनी है। फिर हम समझेंगे कि उन उद्योगों की वजह से मुख्य रूप से पर्यावरण में कौन कौन सी समस्या होती है, पर्यावरण का निम्नीकरण कैसे होता है इन औद्योगिक क्रियाओं की वजह से, और इस पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज के इस पहले भाग में हमें समझना है कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, और विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हम अलग अलग आधार पर कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। विनिर्माण उद्योग बेसिकली हम फैक्ट्री के माध्यम से समझ सकते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में कच्चा माल आता है, मशीनों के माध्यम से इस कच्चे माल से कुछ ज्यादा उपयोगी, ज्यादा मूल्यवान उत्पादों का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर हमने खेती में रुई उगाई, कपास उगाई। अब इस कपास से धागा बनाया जाता है, उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है, फिर उसका रंग किया जाता है, उसकी सिलाई की जाती है और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास आ जाता है। तो कपास उगाना तो खेती में आता है, यहां से कच्चा माल पैदा हुआ। अब इस कच्चे माल को मशीनों के माध्यम से धागा बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। टी शर्ट के रूप में, शर्ट के रूप में, रुमाल के रूप में, मोजे, तौलिए, पर्दे इत्यादि सामान बनाए जाएंगे। तो जिस जगह पर, जिन उद्योगों में इन कच्चे माल से ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा उपयोगी चीजें बड़ी मात्रा में बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, या बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना, और एल्यूमिनियम से फिर अलग अलग प्रकार के उत्पाद, मशीनें बनाना। तो क्या होते हैं विनिर्माण? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलना और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना। यहां विनिर्माण उद्योगों में एक दो चीजें नहीं बनती है, बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों का उत्पादन होता है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी कच्चा माल हो गया, कृषि के अंतर्गत या वनों में उगेगा। इस लकड़ी से आप कागज बना रहे हो, कैसे बनाओगे? मशीनों के माध्यम से बनाओगे, विनिर्माण उद्योग में बनाओगे। ऐसे ही गन्ना कच्चा माल हो गया, कृषि के अंतर्गत आएगा ये। गन्ने से आप चीनी बना रहे हो, तो चीनी कैसे बनाओगे आप? विनिर्माण उद्योगों में, मशीनों के माध्यम से। तो ये विनिर्माण का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही लौह अयस्क आप खनन के माध्यम से जमीन के अंदर से निकालोगे, फिर इस लौह अयस्क को साफ करके इससे आप लोहा इस्पात बनाओगे और उससे अलग अलग प्रकार के उत्पाद, मशीनें बनाओगे। तो लौह अयस्क तो कच्चा माल हो गया, मुख्य रूप से खनन के माध्यम से आएगा, और फिर विनिर्माण उद्योगों में मशीनों के माध्यम से इसे लोहा इस्पात और फिर इससे अलग अलग मशीनें बनाई जाएगी। ऐसे ही बॉक्साइट जमीन के अंदर से खनन के माध्यम से निकाला जाएगा, फिर इस बॉक्साइट को साफ करके इससे एल्यूमिनियम बनाया जाएगा मशीनों के माध्यम से, और इस एल्यूमिनियम से अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जाएंगे। तो बॉक्साइट कच्चा माल हो गया, खनन के माध्यम से आ रहा है, और विनिर्माण उद्योगों में मशीनों के माध्यम से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। तो विनिर्माण उद्योगों में क्या होता है? कच्चे माल को प्रोसेस करके मशीनों के माध्यम से ज्यादा उपयोगी चीजों का उत्पादन किया जाता है, और वो भी बड़ी मात्रा में। अब जो विनिर्माण उद्योगों में काम किया जाता है उसे हम कहते हैं ये द्वितीयक कार्य है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी काम होते हैं उसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं: प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और तृतीयक कार्य। तृतीयक कार्य को सेवा कार्य भी कहा जाता है। प्राथमिक कार्य में वो सभी काम आते हैं जिसमें हम सीधा प्रत्यक्ष रूप से
प्राकृतिक चीजों का ही उत्पादन करते हैं, जैसे कि कृषि का काम हो गया, पशुपालन का काम हो गया, खनन का काम हो गया, ये प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य मुख्य रूप से कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। फिर द्वितीयक कार्य में वो सभी काम आ जाएंगे जिसमें हम इस कच्चे माल को ज्यादा उपयोगी चीजों में, ज्यादा मूल्यवान चीजों में परिवर्तित करते हैं। मुख्य रूप से इसमें उद्योग और निर्माण कार्य आ जाते हैं। और तृतीयक कार्य में मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र से जुड़े काम आते हैं, जैसे कि अध्यापन का काम हो गया, डॉक्टर का काम हो गया, इंजीनियर का काम हो गया, वकील का काम हो गया, जिसमें मुख्य रूप से किसी चीज का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीयक क्रियाओं के सपोर्ट के रूप में काम किया जाता है। तो जो विनिर्माण उद्योग है वो कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे? ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, द्वितीयक कार्य में आ जाएंगे। और उद्योगों में काम करने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? ये द्वितीयक क्षेत्र से द्वितीयक कार्य में जुड़े हुए श्रमिक है। तो द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति इस कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, वही कच्चे माल को ज्यादा उपयोगी चीजों में बदल देते हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से उद्योग आ जाते हैं और उसमें लगे श्रमिक आ जाते हैं इस द्वितीयक कार्य में? स्टील उद्योग में यानी कि इस्पात उद्योग में लगे लोग, कार बनाने वाले उद्योग में लगे लोग, कपड़ा बनाने वाले उद्योग में लगे लोग, बेकरी, पेय पदार्थ, इनसे संबंधित जो उद्योग है जिसमें कच्चे माल को ज्यादा उपयोगी, ज्यादा मूल्यवान चीजों में बदला जाता है, तो उसमें लगे श्रमिक क्या कहलाएंगे? ये द्वितीयक कार्यों में लगे हुए श्रमिक है। किसी भी देश की यदि हमें आर्थिक उन्नति देखनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस देश में विनिर्माण उद्योगों की क्या स्थिति है, मतलब फैक्ट्रियों की, उद्योगों की क्या स्थिति है। उसके आधार पर ही हम तय करते हैं कि वो देश कितना आर्थिक उन्नत है या भविष्य में कितना तेजी से आर्थिक उन्नति करेगा। किसी भी देश का यदि हम आर्थिक विकास देखना चाहते हैं तो हमें वहां के जो विनिर्माण उद्योग है उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी। तो जिस देश में विनिर्माण उद्योग ज्यादा मजबूत है, ज्यादा उन्नत है, ज्यादा विकसित है, वो देश विकसित देशों के अंतर्गत आएंगे या वो तेजी से विकास कर रहे हैं। तो विनिर्माण उद्योगों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके अलावा विनिर्माण उद्योग जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। मतलब यदि विनिर्माण उद्योग मजबूत हो गया, ये रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई, तो सारा शरीर अच्छे से काम करेगा। यदि विनिर्माण उद्योग अच्छे होंगे तो पूरी ही अर्थव्यवस्था एक तरीके से बहुत तेजी से विकास करने लगेगी। इसका कारण क्या है? क्यों विनिर्माण उद्योगों को हम आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझते हैं? सबसे पहला कारण है कि कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। यदि हम कृषि में अपने उत्पादन को और उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें विनिर्माण उद्योगों को भी विकसित करना पड़ेगा। क्यों भाई? यदि कृषि में आप बहुत तेज गति से उत्पादन करना चाहते हो, उत्पादकता बढ़ाना चाहते हो, तो हमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम कृषि पंप का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग पाइप का इस्तेमाल करेंगे, नए नए इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। और ये सभी नई नई मशीनें, ये ट्रैक्टर, ये पंप, ये पाइप कहां पर बनेंगे? कहीं फैक्ट्री में बन रहे होंगे, कहीं उद्योगों में बन रहे होंगे। तो विनिर्माण उद्योग यदि अच्छे होंगे तो वहां से अलग अलग मशीनें निकलकर कृषि क्षेत्र में आएगी और कृषि क्षेत्र में अपना उत्पादन बढ़ेगा। तो कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, इसीलिए विनिर्माण उद्योगों को किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। साथ ही यदि किसी देश में विनिर्माण उद्योग बहुत ज्यादा विकसित है और बहुत ज्यादा नंबर में है तो बहुत सारे लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, इन क्षेत्रों में अपना रोजगार प्राप्त कर रहे होंगे। यानी कि कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे जो अपनी निर्भरता है रोजगार के रूप में वो कम होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्रों से इन विनिर्माण उद्योगों में काम कर रहे होंगे। तो यदि विनिर्माण उद्योगों का विकास होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और कृषि पर अपनी निर्भरता कम होगी। तो विनिर्माण उद्योगों का विकास कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर इन विनिर्माण उद्योगों में काम करने लगते हैं। देश में यदि औद्योगिक विकास बहुत तेजी से होगा, बहुत ज्यादा उद्योग लगेंगे, विनिर्माण उद्योग लगेंगे, तो लोगों को रोजगार मिल पाएगा, यानी कि बेरोजगारी कम होगी और लोग अच्छा खासा पैसा अर्न करने में काबिल बन पाएंगे। उनके पास काम होगा, रोजगार होगा, और रोजगार होगा, पैसे अर्जन कर पाएंगे, तो फिर धीरे धीरे उनकी गरीबी भी कम होगी। तो यदि किसी देश में औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा है तो वहां पर बेरोजगारी और गरीबी भी हमें कम देखने को मिलती है। तो भारत में आजादी के बाद यही सोचकर कि इन विनिर्माण उद्योगों की वजह से बेरोजगारी और गरीबी कम होगी, यही सोचकर बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी उद्योग और बहुत सारे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग लगाए गए। मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। विनिर्माण उद्योगों की वजह से क्षेत्रीय असमानता भी कम होती है। क्षेत्रीय असमानता क्या होती है?
जैसे कि हम भारत के उदाहरण से समझते हैं कि किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ है और कोई ऐसे क्षेत्र है जिनमें विकास बहुत कम हुआ है, विकास के मामले में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। मुख्य रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं। तो इस क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए, मतलब जिन क्षेत्रों में विकास बहुत कम हुआ है, उन क्षेत्रों में यदि आप उद्योग लगा दोगे, विनिर्माण उद्योग ज्यादा लगाओगे, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो पैसे अर्जित कर पाएंगे, उनकी गरीबी कम होगी। और विनिर्माण उद्योग वहां पर लगेंगे तो वहां पर सड़क बनेंगे, वहां पर बिजली की व्यवस्था होगी, वहां पर पानी की व्यवस्था होगी और दूसरी आधारभूत अवसंरचनाओं का भी विकास होगा। तो विनिर्माण उद्योगों की वजह से क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में भी हमें सहायता मिलती है। साथ ही ये जो विनिर्माण उद्योग में निर्मित वस्तुएं होती है, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जो चीजें बनती है, उसको हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, बेचते हैं, तो हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा का भी अर्जन कर सकते हैं। तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है और इससे अपने विदेशी मुद्रा की भी बड़ी मात्रा में प्राप्ति होती है। तो जो देश ज्यादा से ज्यादा निर्मित वस्तुओं को बनाते हैं और उसको दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, वो देश बहुत तेजी से आर्थिक गति से विकास करते हैं। जो देश कच्चे माल को, तैयार माल जो कि ज्यादा मूल्यवान होते हैं, उसमें विनिर्मित करते हैं, तो वो देश विकसित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो वो यहां से कपास नामक यानी कि रुई नामक कच्चा माल लेके जाते थे, अपने ब्रिटेन में स्थित फैक्ट्रियों को बेचते थे, वहां से मशीनों के माध्यम से कपड़ा बनाते थे और वापस मुख्य रूप से भारत में ही आके बेचते थे। यानी कि ये कच्चे माल से ज्यादा उपयोगी और ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा महंगी चीजों को निर्माण कर रहे हैं, तो ये देश ज्यादा तेजी से विकास करते हैं। तो जो देश कच्चे माल से ज्यादा उपयोगी चीजें, ज्यादा मूल्यवान चीजों का विनिर्माण करते हैं, मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योगों के माध्यम से, वो देश तेजी से विकसित होते जाते हैं। तो अपने देश भारत का विकास भी अलग अलग और बहुत तेज औद्योगिक विकास में निहित है। तो हम अलग अलग प्रकार के उद्योग लगाएं, उन उद्योगों में बहुत तेज गति से निर्माण हो, तो भारत का भी बहुत तेजी से विकास हमें देखने को मिलेगा। साथ ही एक बात यह भी समझने लायक है कि जो कृषि क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि उद्योगों में जो कच्चा माल जाता है, वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से ही आता है, खेती से ही आता है। जैसे कि जो कपड़ा उद्योग है, पटसन उद्योग है, चीनी उद्योग है, उनका कच्चा माल, या रबर उद्योग है, इनका कच्चा माल कहां से आता है? मुख्य रूप से कृषि से, खेती से ही आता है। साथ ही ये जो उद्योग होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की मशीनों का निर्माण करते हैं, ट्रैक्टर बनाएंगे, पंप बनाएंगे, पाइप बनाएंगे, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे। वो प्रौद्योगिकी अपने कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएंगे। तो कृषि क्षेत्र उद्योगों को कच्चा माल दे रहे हैं और उद्योग जो है वो कृषि क्षेत्रों को अलग अलग प्रकार की प्रौद्योगिकी, मशीनें मुहैया करवा रहे हैं। यानी कि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसका भी विकास हो, इसका भी विकास हो, तो देश का आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा। हमें यह भी समझना है कि यदि विनिर्माण उद्योगों का विकास होगा और उसमें स्पर्धा बढ़ेगी, तो अपनी कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भाई जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे और ये उद्योग बदले में कृषि क्षेत्र को बहुत सारी मशीनें प्रोवाइड कराएंगे, और ज्यादा उद्योग होंगे तो कृषि क्षेत्र से ज्यादा कच्चा माल इन उद्योगों में जाएगा। तो यदि विनिर्माण उद्योग बहुत तेजी से विकसित होते हैं, तो अपने कृषि क्षेत्र में उत्पादन में भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही उत्पादन प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से होगी, मशीनें होगी, तो अपनी उत्पादकता और उत्पादन प्रक्रिया बहुत तेजी से हो पाएगी। हमें यह भी समझना है कि यदि आज के वैश्वीकरण के युग में हमें बहुत तेजी से आर्थिक विकास करना है, यह वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण मतलब विश्व के सारे देश, लगभग सारे देश एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और बहुत तेजी से उनके बीच में परिवहन, संचार, व्यापार ये हो रहा है। तो इस वैश्वीकरण के युग में यदि हमें अपने आप को बनाए रखना है, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस, अपनी स्पर्धा को बनाए रखना है, तो हमें विनिर्माण उद्योग में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। तो हम एक तो आत्मनिर्भर हों, वो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ हमें प्रतिस्पर्धी होने की भी आवश्यकता है। मतलब हमें दूसरे देशों से ज्यादा अच्छा सामान बनाने की जरूरत है, ताकि वैश्विक बाजार में अपनी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिके, अपनी चीजों की ज्यादा से ज्यादा मांग हो सके,
उनका निर्यात हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सके। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो हमारे विनिर्माण उद्योगों में जो चीजें बन रही है उनकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों की चीजों से प्रतिस्पर्धा कर सके, तभी हम तेजी से आर्थिक विकास कर पाएंगे। अब समझते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। क्या इन विनिर्माण उद्योगों को हम कैसे अलग अलग आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? मुख्य रूप से हम 5 आधार पर इन उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला आधार है, इसमें कच्चा माल का स्रोत क्या है, किन उद्योगों में कौन से अलग अलग स्रोतों से कच्चा माल आ रहा है, इस हिसाब से हम इन उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख भूमिका के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं, इनको डिटेल में अभी देखने वाले हैं। पूंजी निवेश के आधार पर, मतलब उद्योगों में कितना पैसा लग रहा है, जमीन के रूप में, मशीनों के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कितना पैसा लग रहा है, उसके आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि इन उद्योगों का मालिक कौन है, कोई एक आदमी है या व्यक्तियों का समूह है, या सरकार के हाथ में, या सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के हाथ में है, या फिर वो सहकारी तरीके से चल रही है। साथ ही कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि इन उद्योगों में कच्चा माल कितना भारी है और जो फाइनल उत्पादन हो रहा है वो कितना भारी है या हल्का है, उस आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण करके देख लेते हैं। पहला आधार है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कि कच्चा माल कहां से आ रहा है। इस आधार पर हम पहला उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं कृषि आधारित उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जिनमें जो कच्चा माल उपयोग में हो रहा है वो खेती से आ रहा है। जैसे कि अपना कपड़ा उद्योग है, मुख्य रूप से जो रुई से बनता है, कपास से बनता है, तो कपास कहां से आ रही है, खेती से आ रही है, कृषि से आ रही है, तो ये कृषि आधारित उद्योग हो गया। ऐसे ही चीनी उद्योग, भाई चीनी कैसे बनती है, इसके लिए गन्ना चाहिए, गन्ना कहां पर उगेगा, कृषि क्षेत्र में उगेगा, खेती में उगेगा, तो ये कृषि आधारित उद्योग हो गए। तो जिन उद्योगों में कच्चा माल कृषि से आ रहा है, खेती से आ रहा है, वो कृषि आधारित उद्योग हो गए। तो सूती वस्त्र उद्योग हो गए, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गए, पटसन या जिसे जूट उद्योग भी कहा जा सकता है, रेशम वस्त्र उद्योग हो गए, रबड़, भाई रबड़ के लिए कच्चा माल कहां से आता है, रबड़ के पेड़ से आता है, और पेड़ मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में ही उगते हैं, तो रबड़ उद्योग जो है वो भी कृषि आधारित उद्योग हो गया। चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, इन सभी उद्योगों का कच्चा माल कहां से आता है, खेती क्षेत्र से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है, तो ये कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, वो उद्योग जिनका कच्चा माल खनन से आता है, जमीन के अंदर से अयस्क निकाला जाता है, उसको साफ करके फिर उद्योगों में अलग अलग चीजें बनाई जाती है, तो ये खनिज आधारित उद्योग हो गए। जैसे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग में कच्चा माल लो अयस्क यूज होता है, उपयोग होता है। ये लो अयस्क जमीन से निकाला जाता है, खनन के माध्यम से निकाला जाता है, तो ये कैसा उद्योग हो गया, ये खनिज आधारित उद्योग कहलाएगा। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग हो गया, भाई सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है मुख्य रूप से चूना पत्थर, वो जमीन के अंदर से खनन के माध्यम से निकाला जाता है, तो ये खनिज आधारित उद्योग हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, मशीन तथा औजार उद्योग हो गए, पेट्रो रसायन उद्योग हो गए, ये सब खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे, जिनमें कच्चा माल जो है वो खनन से प्राप्त होता है। उद्योगों का दूसरा वर्गीकरण का आधार है प्रमुख भूमिका के आधार पर, कि ये उद्योगों की मुख्य भूमिका क्या है, ये किस प्रकार की चीज बना रहे हैं। इसमें पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, वो उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग है, लोहा तथा इस्पात उद्योग वो खुद जो है वो खनिज आधारित उद्योग है, यानी कि इसमें कच्चा माल खनन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। अब ये लोहा तथा इस्पात उद्योग इस लो अयस्क से लोहा बनाएंगे, फिर ये लोहा और इस्पात जो है वो दूसरे उद्योगों को देंगे जो कि मशीन बनाते हैं, फिर ये मशीन बनाने वाले उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों को अपनी मशीन देंगे जो कि कुछ और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो उद्योग जो दूसरे उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं, वो कैसे उद्योग हो जाएंगे, आधारभूत उद्योग कहलाएंगे। तो वे उद्योग जो अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, वो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तांबा प्रगलन उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हो गया, ये आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। भूमिका के आधार पर है दूसरा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग में
ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जिसका सीधा उपभोक्ता ही यूज करते हैं, जैसे कि ये टी शर्ट उद्योग हो गया, जैसे कि पेन उद्योग हो गया, जैसे कि कॉपी उद्योग हो गया। ये सीधा ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका उपभोक्ता यानी कि हम लोग, ग्राहक लोग सीधा प्रयोग करते हैं। तो वे उद्योग जो उपभोक्ताओं के लिए सीधे उपयोग के लिए उत्पादन का काम करते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग है, जो उद्योग चीनी का निर्माण कर रहे हैं वो सीधा चीनी उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही दंत मंजन उद्योग हो गए, कागज उद्योग हो गए, पंखे उद्योग हो गए, ये सब उपभोक्ताओं के लिए सीधा सामान बनाते हैं, सीधा उत्पादन करते हैं, तो ये उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा आधार है पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर मुख्य रूप से हम उद्योगों का वर्गीकरण 3 भाग में कर सकते हैं। पहला है लघु उद्योग। लघु मतलब बहुत छोटे उद्योग, जिसमें पैसे का जो निवेश है, मनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होगा, लगभग 1 करोड़ रुपए होगा। तो जिन उद्योगों में संपत्ति पर निवेश, संपत्ति मतलब जैसे कि जमीन ले ली, जैसे कि फैक्ट्री बना दी, जैसे कि मशीन ला दी, ये संपत्ति हो गई। तो संपत्ति पर निवेश जो है वो अगर 1 करोड़ रुपए तक का हो तो ऐसे उद्योगों को बोला जाएगा लघु उद्योग। हालांकि ये जो सीमा है वो समय के साथ साथ सरकार के माध्यम से बदली जाती है। कभी 1 करोड़ रुपए, फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी होती है। तो ये सीमा जो है वो फिक्स नहीं है कि 1 करोड़ रुपए होगा, ये समय समय पर बदलती रहती है। इसमें दूसरा है मध्यम स्तर के उद्योग, जिसमें संपत्तियों पर कुल निवेश जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए हो, तो ऐसे मध्यम स्तर के उद्योग कहलाते हैं। और तीसरा है बड़े स्तर के उद्योग, जिसमें जो परिसंपत्तियों पर निवेश है, संपत्तियों पर जो खर्चा है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। तो संपत्ति में कितना निवेश हो रहा है, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, उसके आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा आधार है स्वामित्व के आधार पर, कि उद्योगों का मालिक कौन है, उद्योगों का संचालन कौन कर रहा है, उसके आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार या सरकार की कंपनियों के हाथ में होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो सरकारी एजेंसियों या सरकार द्वारा संचालित तथा प्रबंधित उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि भेल हो गया, भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ऐसे ही सेल हो गया, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो गया। इसमें दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथ में होता है, वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। आसान भाषा में, सामान्य भाषा में इसे कहते हैं ये प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग है। तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व और संचालन वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर उद्योग हो गया, रिलायंस उद्योग हो गया, टाटा है, ये सब निजी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग मतलब वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के हाथ में होता है। तो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाएंगे। जैसे कि OIL ऑयल है, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आ जाएगी। इसमें चौथा है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग मतलब जो कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हैं या जो व्यापारी है वो आपस में ही समूह बना ले, आपस में ही पूंजी को इकट्ठा कर ले और एक सहकारी तरीके से उद्योगों का संचालन करे। इस सहकारी उद्योग में जो भी लाभ होगा या जो भी घाटा होगा, ये आपस में आनुपातिक रूप से ऐसे ही बांट दिया जाएगा। तो ये लोगों के आपसी सहयोग, आपसी सहकारी तरीके से ही चलते हैं। तो वे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिक या दोनों के हाथों में होता है। तो जो कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हैं, साथ ही जो श्रमिक काम कर रहे हैं, वो अपना समूह बनाए या दोनों आपस में मिलकर ये काम करें, इस प्रकार के उद्योग क्या कहलाते हैं? सहकारी उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें जो भी पूंजी लगती है, जो भी निवेश लगते हैं, जो भी संसाधन लगते हैं, वो सब मिलके अलग अलग तरीके से इकट्ठा करते हैं और इन उद्योगों में जो भी लाभ होता है, जो भी हानि या घाटा होता है, फिर उसको आनुपातिक रूप से कि किस व्यक्ति ने कितना इसमें इनपुट दिया है, कितना योगदान दिया है, कितने संसाधन लाए हैं, उस आधार पर यह वापस बांट दिया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे चीनी उद्योग ये सहकारी तरीके से ही चल रहे हैं, ऐसे ही केरल में जो नारियल आधारित उद्योग है बहुत सारे, वो इस सहकारी तरीके से ही चल रहे हैं। तो स्वामित्व के आधार पर भी इन 4 भागों में हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। 5वां आधार है
कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर, कि जो कच्चा माल यूज हो रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट, जो मुख्य रूप से जो उत्पाद बन रहा है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी भार कितनी है, उसके आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें पहला है भारी उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जिसका कच्चा माल और फाइनल प्रोडक्ट दोनों ही भारी है, ये भारी उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग है, भाई इसका कच्चा माल लो अयस्क है, भारी होगा बहुत ज्यादा, और इससे बड़ी बड़ी मशीनें बनेगी, वो बहुत ज्यादा भारी होगी, तो वो भारी उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें दूसरा है हल्के उद्योग। हल्के उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल भी हल्का हो और फाइनल प्रोडक्ट जो मुख्य रूप से उत्पाद बन रहा है वो भी हल्का हो। तो कच्चा माल भी हल्का, फाइनल प्रोडक्ट भी हल्का, तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे? हल्के उद्योग कहलाएंगे। जैसे कि विद्युतीय उद्योग है, विद्युत क्षेत्रों में जो भी चीजें बनती है वो सारे उद्योग, लगभग सारे उद्योग जो है वो हल्के उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अलग अलग आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में अपना सीखने के प्रतिफल हमने क्या सीखा? हमने सीखा विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है, और विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हम अलग अलग आधार पर कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने जो भी पढ़ा उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, आधारभूत उद्योगों की क्या भूमिका है? प्रश्न बोल रहा है कि आधारभूत जो उद्योग होते हैं उसकी भूमिका क्या है, उनका महत्व क्या है। अ, उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु उत्पादन करते हैं ये उद्योग, या ब, अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं ये उद्योग, या स, ये तैयार माल का निर्यात करते हैं, या द, वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये जो आधारभूत उद्योग होते हैं ये दूसरे उद्योगों को आधारभूत कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग हो गया। तो आधारभूत उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों को अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं माना जाता? बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ये नहीं बोला जा रहा है कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, ये बोला जा रहा है कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन है अपने सामने, सूती कपड़ा उद्योग, रबर उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग। इसमें से सूती कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से कपास है, कपास कृषि में होगा, तो ये तो कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा है रबर, रबर के लिए कच्चा माल जो है वो भी पेड़ से आता है और पेड़ कृषि के अंतर्गत ही उगाए जाते हैं, तो ये भी कृषि आधारित उद्योग हो गया। ऐसे ही चीनी उद्योग, चीनी के लिए मुख्य रूप से गन्ना चाहिए और गन्ना कृषि में ही उगेगा, तो यह भी कृषि आधारित उद्योग हो गया। तो कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? लोहा और इस्पात उद्योग। इसका कच्चा माल तो मुख्य रूप से खनन के माध्यम से लो अयस्क के रूप में आता है, तो ये तो खनिज आधारित उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण है? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगी, कौन सा कार्य द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा? अ, फसल उगाना, ब, कार का निर्माण करना, स, मछली पकड़ना, या द, बॉक्साइट का खनन करना। तो हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि का काम आ जाएगा, पशुपालन का काम आएगा, खनन का काम आएगा। द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से उद्योग, कोई निर्माण का कार्य आ जाएगा, और तृतीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से सेवा के कार्य आते हैं। तो इसमें द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? भाई फसल उगाना तो कृषि में आता है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। मछली पकड़ना ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। बॉक्साइट का खनन, भाई खनन का काम जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो बचेगा ऑप्शन नंबर ब, कार का निर्माण करना। भाई कार का निर्माण मुख्य रूप से फैक्ट्रियों में होगा, उद्योगों में हो गया, तो ये तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यही अपना जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। तो इन तीन प्रश्नों के माध्यम से आज के इस सेशन में जो भी पढ़ा उसको हमने परीक्षण भी कर लिया है। आशा है आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।